नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस पर चर्चा किया था, इस पर एक वीडियो पहले बन चुकी है। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। राष्ट्रीय एकता क्या है, इस पर हमने चर्चा किया कि राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना, मैं नहीं हम की भावना जब हो, जब हम जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, क्षेत्र से, भाषा से, संस्कृति से आदि के अंतर को भूलकर हम समाज के लिए, देश के लिए सर्वोपर, समाज हित, राष्ट्रहित सर्वोपर माने, उस स्थिति को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। जब हम राष्ट्रीय एकता है क्या कि राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना हो, हम सब लोग, हम की जब भावना हो, और इसके साथ साथ जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्षेत्र, जाति, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय, भाषा आदि के अंतर को भूलकर राष्ट्रहित के लिए आगे आए और राष्ट्रहित के आगे अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक हितों का त्याग करते हैं, उसे ही हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। ठीक, उसे ही हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। इसकी चर्चा हमने, राष्ट्रीय एकता क्या है, इसकी परिभाषाएं, राष्ट्रीय एकता के जो कार्य हुए हैं उनकी चर्चा, या राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है, राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है, इसकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय एकता में बाधक जो कारक हैं, बाधक मार्ग में, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। लगभग हमको पता है कि सबको पता है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं कौन सी हैं। ठीक, कुछ प्रमुख बाधाओं की हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहली राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं में सबसे पहली बाधा है जातिवाद। जातिवाद, हम देखते हैं कि देश जातियों में बटा हुआ है। हमारे सामने तो और समस्या आ जाती है राष्ट्रीय एकता को लेकर, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्र हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, तो कई तरह की विभिन्नताएं हैं। इसलिए हमारे लिए राष्ट्रीय एकता और बहुत गंभीर प्रश्न बन जाता है। इसमें सबसे पहली बाधा की चर्चा करते हैं जातिवाद। जातिवाद क्या होता है कि जब हम जातियों में बटे हुए हैं, देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कोई अखिल भारतीय क्षत्रिय सम्मेलन कर रहा है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई वैश्य सम्मेलन कर रहा है, कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहा है, कोई कुर्मी सम्मेलन कर रहा है, कोई यादव सम्मेलन कर रहा है। इस तरह से जातियों में हम बट रहे हैं। एक जात दूसरे जात को ऊंचे दृष्टि से या निम्न दृष्टि से देखता है, अपने निजी स्वार्थों के लिए जाति का उपयोग करते हैं। तो जाति भी कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। जातियों के कारण हमारे समाज में बिखराव आता है, और कोई अपने आप को कुलीन वर्ग का, उच्च वर्ग का समझ रहा है, कोई अपने आप को निम्न वर्ग का समझ रहा है। तो दोनों की सोच बदल जा रही है, दोनों के सम्मान की स्थिति बदल जा रही है। तो ये भी एक जातवाद भी बाधा बनी हुई है। हम जातिवाद के चक्कर में, अपनी निजी स्वार्थों के चक्कर में हम देश हित को भूल जाते हैं, अपने जाति के, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने में जुट जाते हैं। तो पहली बाधा है जातिवाद। फिर दूसरे बाधा की बात करें, प्रांतवाद। प्रांतवाद की बात आती है, मैं यूपी का हूँ, फला बिहार का है, ये बंगाल वाला है, ये राजस्थान वाला है, ये मध्य प्रदेश वाला है, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। तो इस तरह की जब विचारधारा आ जाती है तो एक प्रांत दूसरे प्रांत को अलग निगाह से देखने लगता है। एक प्रांत की सरकारें दूसरे प्रांत के लोगों के साथ भेदभाव करने लगती हैं। और जब अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र में, कुछ समय पहले तक देखा जाता था कि जो यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता था। कहा जाता था महाराष्ट्र मराठियों का है, ये यूपी और बिहार वालों का नहीं है। इस तरह की सोच जब लोगों में पैदा हो जाए, हम भारतीय हैं, भारत के प्रत्येक राज्य का व्यक्ति जो है वो भारतीय है, वो भारत में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी उसको रहने का अधिकार प्राप्त है, कहीं भी वो नौकरी करने के लिए
नौकरी कर सकता है, कभी भी कहीं भी अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। तो क्षेत्रवाद, ये जो प्रांतवाद की बात आती है, प्रांतवाद भी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, क्योंकि हम निजी स्वार्थों के कारण अपने राज्य के लिए दूसरे क्षेत्रों के दूसरे प्रांतों के साथ भेदभाव का कार्य करते हैं। ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। फिर भाषावाद। भाषावाद, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं कन्नड़ है, कहीं मलयालम है, कहीं असमी है, कहीं बंगला है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, कहीं हिंदी है। तो अब हमारी भाषा श्रेष्ठ है, दूसरे की भाषा निम्न है। ये हिंदी भाषी हैं, ये तमिल भाषी हैं, तेलुगु भाषी हैं, कन्नड़ हैं। तो इस तरह से एक भाषा को लेकर एक विवाद पैदा होता रहा है, बहुत समय से विवाद रह रहा है। इसके लिए हमारे शिक्षा आयोगों ने, शिक्षा समितियों ने त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था। भाषा को लेकर ज़्यादा विवाद है। तो भाषा के कारण भी कहीं ना कहीं हमारे एक भाषाभाषी क्षेत्र के लोगों को दूसरे भाषाभाषी क्षेत्र के या दूसरे भाषाओं को बोलने वाले को निम्न दृष्टि से देखते हैं। इसलिए भाषा भी कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक, ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है भाषा। तो भाषावाद, अपनी भाषाओं को श्रेष्ठ मानना, अपनी भाषियों को विशेष स्थान देना और दूसरी भाषाओं को गौण मानना या दूसरी भाषाओं के प्रति सम्मान न प्रकट करना ही इस विवाद का कारण होता है, और यही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक। फिर धर्मवाद। धर्म बहुत अच्छी चीज़ है। धर्म के बारे में कहा गया है, धारेत इति धर्मा, जो लोगों को लोग धारण करते हैं, जो लोगों को साथ में जोड़ कर रखती है, वही धर्म है। लेकिन धर्म की जब गलत व्याख्या की जाती है, अपने निजी स्वार्थों के लिए लोग धर्म की मनमाने ढंग से व्याख्या कर देते हैं कि ये ईश्वर ने कहा है, ये अल्लाह ने कहा है, ये गॉड ने कहा, भगवान ने कहा, ऐसा मानना है। जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो सही धर्म को लोगों के सामने नहीं रखते हैं। धर्म की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने नहीं रखते हैं, और धर्म को अपने निजी स्वार्थों के हिसाब से मनमाने ढंग से धर्म की व्याख्या कर देते हैं, और जिससे उसके जगह पर लोगों को किसी न किसी तरीके से लोग उससे दूर होने लगते हैं। लोगों में एक धर्म के प्रति दूसरे, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति दूसरी धारणा बना लेता है, जिससे ये समाज में बिखराव आता है और राजनीतिक एकता को खतरा पैदा हो जाता है। राजनीतिक एकता के मार्ग में ये भी बाधा उत्पन्न करता है। तो धर्म की सही व्याख्या की जानी चाहिए, और धर्म की जो अच्छे पक्ष हैं उनको समाज के सामने लाया जाना चाहिए। धर्म की अपने निजी स्वार्थों के लिए जब हम धर्म की व्याख्या करने लगते हैं, मनमाने ढंग से धर्म की व्याख्या करने लगते हैं, तब जाके वो समाज में बिखराव का कारण बनता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुंचती है। ठीक। तो धर्म अच्छा होना चाहिए, धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कट्टरता की ज़रूरत नहीं है। धर्म सबको साथ लेकर चलने के लिए, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए है। तो धर्म की अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन सही चीज़ें न पहुंचने के कारण धर्म का एक उन्माद पैदा होता है, एक कट्टरता पैदा होती है, जो समाज में राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा कर देती है, बाधा उत्पन्न कर देती है। हमारे देश में हमको पता है कि विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और धर्म के बाद उसमें भी संप्रदाय हैं, कहीं शिया और सुन्नी हैं, कहीं श्वेतांबर दिगंबर हैं, कहीं हीनयान महायान हैं, तो कहीं शैव वैष्णव हैं। इस तरह से धर्म के अंदर भी संप्रदाय हैं। तो उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि राष्ट्रीय मार्ग में वो बाधाएं आने लगती हैं। ठीक। तो धर्म के बाद आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता भी राष्ट्रीय संकट का एक कारण बन जाता है। आज हम देखते हैं देश की स्थिति ये हुई है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। कुछ पूरे देश की पूंजी कुछ लोगों के हाथों में पहुंचकर रुक गई है, जिससे एक तो भूख के लिए संघर्ष कर रहा है, पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है, और एक दिन पर दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो आर्थिक विषमता है, इसके कारण बहुत सारे देश में इस तरह की गतिविधियाँ हुई, इस तरह के आंदोलन हुए, आर्थिक विषमता जिनका कारण था। तो आर्थिक विषमता, जब जो गरीब होता है वो
उसकी धारणा दूसरी तरीके की बन जाती है, वो गलत रास्ते पर निकलने की गुंजाइश ज़्यादा बन जाती है। जो समाज विरोधी कार्यों में वो लिप्त हो जाता है, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए या अपने आप सुख संसाधनों में वृद्धि करने के लिए समाज विरोधी गतिविधियों में जुट जाता है, जिससे राष्ट्र की एकता को खतरा पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। तो आर्थिक विषमता भी, जो गरीब और अमीर का भेदभाव है, ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक, फिर है राजनीतिक दलबंदी। आज की डेट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा देश की एकता को खतरा इसी से है, राजनीतिक दलबंदी से। राजनेता जो होते हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों में बंटवारा करते हैं, लोगों में बिखराव करते हैं और फिर उसका वोट के नाम पर उसको अपने इस्तेमाल करते हैं, वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये एक बार नफ़रत की बीज जब बो दी जाती है तो उसका नुकसान बहुत अधिक समय तक रहता है। तो दलबंदी भी होती है, कोई भी पार्टी हो देश की, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, सब में ये चीज़ें कराई जा रही हैं। सब में एक एक जाति के, एक एक धर्म के नेताओं को आगे कर दिया जाता है और उनके पीछे उनसे जुड़े उनके समाज के लोगों को लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कायस्थ सम्मेलन कर रहा है, कोई कुर्मी सम्मेलन कर रहा है, कोई क्षत्रिय सम्मेलन कर रहा है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सम्मेलन करते हैं अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को बंटवारा लोगों का कर देते हैं और लोगों में अपनी जाति और धर्म के नाम पर उनके संवेगों के साथ, उनके जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको जोड़कर। तो राजनीतिक दलबंदी भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। फिर है चारित्रिक संकट। चारित्रिक संकट हमारा देखें तो हमारा चारित्रिक पतन सबसे ज़्यादा हुआ है। चारित्रिक पतन ये हुआ है कि हम अपने निजी स्वार्थों के लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि अगले को इसको क्या समस्याएं होंगी, क्या देश के लिए क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। निजी स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारा निजी स्वार्थ है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में होती हैं, निजी स्वार्थों के लिए हम जुड़ते हैं। उसका सरकारें अपने निजी स्वार्थों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कुछ लोगों को लाभ देने के लिए, कुछ लोगों को निजी स्वार्थ पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चारित्रिक संकट भी है। जो चारित्रिक संकट है वो यही है कि हमारा कोई आचरण नहीं रह गया। हम लोगों ने सुना है, हम लोग छोटे थे, भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो वो बोलने लगते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सारे लोग शांत होकर उनको सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे। अब कहाँ है? और वो भी विपक्ष के सत्ता में रहते हुए विपक्ष के लोगों को सुनते थे। अब हम किस स्थिति में हैं कि क्या कोई ऐसा है हमारे पास व्यक्ति जो बोल रहा हो सभी लोग शांत होकर उसको सुने? मर्यादा पता नहीं कहाँ चलेगी। चारित्रिक पतन इतना हो गया है कि हम ना किसी को की सुनना चाहते हैं और ना किसी को सुनाना चाहते हैं। बस सारी हर जगह पर अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से कार्य करना चाहते हैं। तो चारित्रिक पतन जो है, चारित्रिक संकट जो है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। फिर राष्ट्रीय संस्कृति की उपेक्षा। दिन पर दिन हम राष्ट्रीय संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी पहचान है, उसको हम कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। हम दूसरी संस्कृतियों का अनुकरण कर रहे हैं। हम जो हमारी संस्कृति है, धर्मनिरपेक्षता, इसको हम बोल रहे हैं। हम ये कहीं ना कहीं इसी के कारण, इसी उपेक्षा के कारण हम भारतीय हैं, ये सोच अपने अंदर, हमारे अंदर नहीं पैदा हो पा रही है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। इस तरह की सोच बहुत सारी हमारे अंदर पैदा हो रही है। और जो हम अपने कल्चर को, जो हमारी पहचान थी, हमारी संस्कृति थी, कल्चर संस्कृति की बात करें तो किसी भी देश की, किसी भी राज्य की अपनी संस्कृति होती है और वही किसी भी समाज की वही संस्कृति उसकी पहचान होती है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति को भूलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं स्वतः हम पतन के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो पहचान है,
हमारी जो सोच है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषावादियों को साथ में लेकर चलने की, वो संस्कृति की जब हम उपेक्षा करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी संक्षिप्त सी जिसकी चर्चा हमने की है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। अब राष्ट्रीय एकता क्या है, इससे पहले हमने ये चर्चा की। अब राष्ट्रीय एकता और शिक्षा क्या है, इसकी चर्चा हम करते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम बात शिक्षा की करें तो राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा लोगों में, यहाँ के निवासियों में, किसी भी देश के निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना, हम की भावना पैदा की जा सकती है। लेकिन गांधी जी कहते हैं साक्षरता न तो शिक्षा की शुरुआत है और ना अंत। हम साक्षर हो गए, हम पढ़ लिख लिए, इसको शिक्षित नहीं कहा जाता जब तक शिक्षा हमारे व्यवहार में न दिखाई पड़े। हम आज देखते हैं, बड़ा दुख होता है जब देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े समाज के जो सभ्य वर्ग के लोग माने जाते हैं, प्रोफेसर हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर जाति भावना को देखो, धार्मिक कट्टरता को देखो, जाति की कट्टरता देखो, भाषा की कट्टरता देखो, तब थोड़ा सा दुख होता है कि क्या ये सही मायने में शिक्षित हैं। वो अपने जाति के लोगों को ढूंढते हैं कि हमारी जात वाला कौन है। ये पढ़े लिखे जो समाज के मार्गदर्शक जिनको माना जाता है, उन लोगों की सोच है। तब जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या सही मायने में शिक्षित है, कि हमारी जात जानकर ही हमारे प्रति आपकी सोच हो जाए। बाकी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं कि हमारे में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं या कुछ कमियाँ भी हैं। अगर हम आपके जात के हुए तो हमारे प्रति आपकी सोच दूसरी, अगर हम अब उस जात के नहीं हुए तो हमारे प्रति आपकी सोच दूसरी। तो इसका जो भुगतना होता है वो आम लोगों को भुगतना पड़ जाता है। तो क्या ऐसे लोगों को हम शिक्षित कह सकते हैं जिनकी सोच इस तरह की है? तो इस पर हमको चर्चा करना है, इस पर हमको सवाल उठाना है। क्या सही मायने में वो शिक्षित हैं जो इस तरह की संकीर्ण मानसिकता रखते हैं कि जो जाति और धर्म को देखकर लोगों के साथ जुड़ते और अलग होते हैं, और लोगों को जाति और धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों को लाभ देते हैं और नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो सही शिक्षा है, आज ज़रूरत है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे सशक्त माध्यम है वो शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से जितनी आसानी से चीज़ों को सही किया जा सकता है, किसी दूसरे माध्यम से उतनी आसानी से चीज़ों को सही नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। राधा कृष्णन के अनुसार एक डिफिनेशन पर हम चर्चा कर लेते हैं। राधा कृष्णन के अनुसार, राधा कृष्णन के अनुसार राष्ट्रीय एकता को छैनी, हथौड़ी, ईंट व पत्थर से नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को छैनी, हथौड़ी, ईंट और पत्थर से नहीं लाया जा सकता है। ठीक, इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदयों और मस्तिष्कों में सने सने होता है, जिसका केवल मात्र एक साधन है, वह है शिक्षा। यह संभव है कि यह प्रक्रिया धीमी हो, पर यह स्वयं में स्थायी और दृढ़ प्रक्रिया है। ये राष्ट्रीय एकता के बारे में राधा कृष्णन जी कहते हैं। ठीक, एक बार हम पुनः सुन लेते हैं। राधा कृष्णन के अनुसार, राधा कृष्णन जी कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता को छैनी, हथौड़े,
ईंट व पत्थर से नहीं लाया जा सकता है। छेनी, हथौड़े, ईंट और पत्थर से राष्ट्रीय एकता को नहीं लाया जा सकता है। इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदयों और मस्तिष्कों में सने सने धीरे धीरे होता है, जिसका केवल एकमात्र साधन है, वह साधन है शिक्षा। यह संभव है कि यह प्रक्रिया धीमी हो, पर यह स्वयं में स्थायी और दृढ़ प्रक्रिया है। ठीक, शिक्षा ही एक माध्यम है। ये राधा कृष्णन जी का कहना था कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो मजबूत होगी और दृढ़ होगी अगर जो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों में विकसित की जाएगी। ठीक, ये राधा कृष्णन जी का मानना था। फिर हम अगले स्टेप पर पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए जो प्रयास किए गए, राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रयास, राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रयास, राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रयास, राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रयास। राष्ट्रीय एकता के लिए देश स्तर पर क्या प्रयास किए गए, इसकी हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय एकता गोष्ठी। राष्ट्रीय एकता गोष्ठी 1958, राष्ट्रीय एकता गोष्ठी 1958 में। राष्ट्रीय एकता गोष्ठी स्वतंत्रता के बाद ये पहला प्रयास था। राष्ट्रीय एकता गोष्ठी का गठन किया गया, राष्ट्रीय एकता गोष्ठी का गठन किया गया, आयोजन किया गया राष्ट्रीय एकता गोष्ठी का। इसका जो आयोजक था वो यूजीसी था, यूजीसी ने 1958 में राष्ट्रीय एकता गोष्ठी का आयोजन किया। यूजीसी जिसका 1953 में जिसकी स्थापना हुई और 1957 में जिसको संवैधानिक मान्यता मिली। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको कहते हैं, इसने इसका आयोजन किया। फिर राष्ट्रीय एकता समिति, राष्ट्रीय एकता समिति, राष्ट्रीय एकता समिति, राष्ट्रीय एकता समिति राष्ट्रीय एकता समिति इंदिरा गांधी जी राष्ट्रीय एकता समिति दूसरा प्रयास था। प्रमुख रूप से प्रमुख प्रयासों की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता समिति इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में भावनगर सम्मेलन में गठित हुआ। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भावनगर सम्मेलन हुआ, भावनगर में हुआ इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में। 1 जून 1961 को इसकी सिफारिशें जो हुई थी राष्ट्रीय एकता समिति की, वो प्रकाशित होती हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय एकता समिति इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भावनगर सम्मेलन हुआ, जिसमें 1 जून 1961 को इससे संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ठीक, तीसरा प्रयास था मुख्यमंत्री सम्मेलन।
तीसरा था मुख्यमंत्री सम्मेलन। मुख्यमंत्री सम्मेलन राष्ट्रीय के एकता के लिए तीसरा प्रमुख प्रयास था मुख्यमंत्री सम्मेलन 10 से 12 अगस्त 1961 में। दस से 12 अगस्त को 1961 को जो तीसरा प्रमुख प्रयास था राष्ट्रीय एकता के लिए वो मुख्यमंत्री सम्मेलन था, जो 10 से 12 अगस्त 1961 को जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो तीसरा प्रयास था मुख्यमंत्री सम्मेलन, जो 10 से 12 अगस्त के बीच में 1961 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। फिर चौथा प्रयास था कुलपति सम्मेलन। चौथा प्रयास था कुलपति सम्मेलन। कुलपति सम्मेलन जो हुआ था वो अक्टूबर 1961 में हुआ था। अक्टूबर 1961 में कुलपति सम्मेलन हुआ था। फिर अगला था पांचवा राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन राष्ट्रीय एकता सम्मेलन राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जो हुआ था ये नेहरू द्वारा 18 सितंबर 1962 से 1 अक्टूबर 1962 तक दिल्ली में हुआ। एक अक्टूबर 1962 तक 18 सितंबर 1962 से 1 अक्टूबर 1962 तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ था राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। ये नेहरू द्वारा किया गया था। 18 सितंबर 1962 से 1 अक्टूबर 1962 तक नई दिल्ली में चला था। ठीक। फिर अगला है पांचवा प्रयास था छठा प्रयास था भावात्मक एकता समिति। भावात्मक एकता समिति। ये परीक्षाओं में भी कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि भावात्मक एकता समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने मई 1961 में इसका गठन किया। भावात्मक एकता समिति का गठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने मई 1961 में किया। इसके
अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। भावात्मक एकता समिति के मई 1961 में इसका गठन किया गया भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक, इसके अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। ठीक, फिर राष्ट्रीय एकता समिति, राष्ट्रीय एकता समिति, राष्ट्रीय एकता समिति भारत सरकार ने 1967 में इसका गठन किया। भारत सरकार ने उन्नीस सौ में इसका गठन किया। भारत सरकार ने 1967 में इसका गठन किया और जून 1968 में इसकी बैठक श्रीनगर में हुई। जून 1968 में श्रीनगर में इसका सम्मेलन हुआ, बैठक हुई। जून 1968 श्रीनगर में। तो राष्ट्रीय एकता समिति जो दूसरी थी जिसका गठन भारत सरकार ने किया था 1967 में, और 1968 में जून 1968 में श्रीनगर में इसकी बैठक होती है। ठीक, तो ये 7वां प्रयास था। ये जो प्रमुख कुछ प्रयास थे इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर अगले स्टेप पर हम जब चर्चा करते हैं तो राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा की व्यवहारिक योजना, राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा की व्यवहारिक योजना, इस पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा की व्यवहारिक योजना। ठीक, क्या क्या होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता लोगों के अंदर विकसित की जा सके, इसके लिए क्या व्यवहारिक योजनाएं हैं, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है शिक्षा नीति। राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए व्यवहारिक योजना, इसमें सबसे पहले है एक शिक्षा नीति। नंबर एक शिक्षा नीति। एक शिक्षा नीति, ये पहला कार्य है कि पूरे देश में जो शिक्षा की नीति है वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी राष्ट्रीय एकता को विकसित किया जा सकता है। सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में जो शिक्षा की नीति हो वो एक जैसी हो, जिससे किसी भी प्रकार का बिखराव ना होने पाए, मनमाने ढंग से पाठचर्या न संचालित हो जाए, मनमाने ढंग से शिक्षा का संगठन न विकसित किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि पूरे देश की एक समान शिक्षा नीति हो। ठीक, दूसरी चीज़ शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्यों के बारे में हम
बात करते हैं जब उद्देश्यों में, शिक्षा के उद्देश्य, राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसकी हम जब चर्चा करते हैं तो पहला उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों का आदर। पहला उद्देश्य है कि विभिन्न संस्कृतियों का आदर, हमको बिना किसी भेदभाव के जितनी भी संस्कृतियां हैं देश में, उन सभी संस्कृतियों को समान आदर दिया जाना चाहिए। ये पहला उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा सबको समान आदर देना चाहिए, सभी संस्कृतियों को, बिना किसी भेदभाव के, किसी अलगाव के। ठीक। फिर दूसरा उद्देश्य है वांछनीय व्यवहार का विकास। दूसरा उद्देश्य है वांछनीय व्यवहार का विकास। वांछनीय व्यवहार का मतलब होता है ऐसे व्यवहार जिनकी आज आवश्यकता है, ऐसे व्यवहार जो समाज में हम की भावना पैदा करें, सभी लोगों को समानता का अवसर दें, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें, ऐसे व्यवहार को पैदा करने की ज़रूरत है। शिक्षा के द्वारा वांछनीय व्यवहार का विकास किया जाए जो समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी हैं, अवांछनीय व्यवहार का विकास ना किया जाए। ठीक। तो ये चीज़ें हैं। फिर तीसरा उद्देश्य, तीसरे उद्देश्य की हम बात करते हैं, देश की भावना, देश की भावना, देश हित की भावना। ठीक। शिक्षा द्वारा बच्चों के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर देश हित की भावना पैदा की जानी चाहिए कि अपने निजी स्वार्थों, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए सोचें। हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। तो ये भावना हमारे अंदर पैदा की जानी चाहिए कि हमारी पहचान भारतीय होनी चाहिए, ना कि हमारी पहचान किसी जाति या धर्म से होनी चाहिए। ऐसे देश हित की भावना का विकास, राष्ट्र हित की भावना का विकास शिक्षा द्वारा बच्चे के अंदर की जानी चाहिए। फिर बात करते हैं चौथे उद्देश्य की। चौथा उद्देश्य है व्यावसायिक कुशलता। शिक्षा द्वारा लोगों को व्यावसायिक कुशल बनाया जाए। जब तक व्यावसायिक कुशलता नहीं होगी, शिक्षा जीविकोपार्जन से नहीं जुड़ पाएगी, तब तक राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता रहेगा। जब हम देखते हैं कि वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं जो देश के लिए नुकसानदायक होती हैं, जहाँ पर लोग बेरोजगार हैं, लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हैं, वैसे ही घूम टहल रहे हैं, बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो खाली कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब सही रास्ता उनको नहीं मिलेगा तो लोगों के, युवाओं को, तो उनके अंदर भटकाव आ जाएगा। तो शिक्षा द्वारा हमको इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें, हमारी व्यावसायिक उन्नत हो सके और नौकरी प्राप्त कर सके। ये एक उद्देश्य है। फिर पांचवा जो उद्देश्य है प्रजातांत्रिक नागरिकता। प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास बच्चों के अंदर शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक नागरिकता क्या है? प्रजातांत्रिक मतलब है कि हम प्रजातंत्र हैं। लिंकन ने कहा है कि जनता द्वारा जनता पर किया गया, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब यही होता है कि अब जनता की चुनी हुई सरकार होती है, डेमोक्रेसी होती है। जनता को बिना किसी भेदभाव के, हम जब सही मायने में हम नागरिक तभी कहलाने के लायक हैं जब हम संविधान को सर्वोपरि माने, संविधान को, अपने देश के संविधान को अपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर माने, तब हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक कहलाने के लायक हैं। जब हम ऐसी सरकार का चयन करें जो बिना किसी भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, जाति वर्ग, क्षेत्र वर्ग, बिना किसी उसके समाज के लिए सोचे, समाज के युवाओं के लिए सोचे, हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के लिए सोचे। ठीक, ऐसी सरकार की ज़रूरत है। हमारे शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर ऐसे मूल्य विकसित किए जाएं, लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण विकसित किए जाएं कि हम नागरिक कहलाने के लायक हों। हम जब मतदान करने जाएं, सरकार चुनने जाएं, तो हम धर्म को गौड़ कर दें, धर्म को गौड़ कर दें, जाति को गौड़ कर दें, क्षेत्र को गौड़ कर दें, भाषा को गौड़ कर दें, और हम
राष्ट्र हित को प्राथमिकता दें, हम समाज हित को प्राथमिकता दें। जब हम इस मानसिकता के साथ जाएंगे कि ये धर्म की मानसिकता लेकर धार्मिक, इसीलिए जो हमारे नेता होते हैं, हमारे राजनेता होते हैं, वो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमको जाति और धर्म के नाम पर बांट कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तब हम सही मायने में, सच्चे मायने में लोकतांत्रिक नागरिक कहलाने के लायक नहीं हैं। जब हम जाति धर्म को गौर करके राष्ट्र हित और समाज हित और लोगों के हितों के बारे में सोचेंगे, तभी हम लोकतांत्रिक कहलाने के लायक हैं। तो हमारे अंदर लोकतांत्रिक गुणों का विकास होना चाहिए। हम संविधान को जानें, अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें और उसका पालन करें। ऐसे गुणों का विकास शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। फिर छठवां उद्देश्य है मानवीय संबंधों के प्रति आस्था। मानवीय संबंधों के प्रति आस्था, मानवीय संबंधों के प्रति आस्था क्या है कि हम मानव को समझें, मानव के हितों को, मानव सेवा, मानव हित सबसे सर्वोपरि है। हम अपने आसपास देखें, हम अपने आसपास के असमानता को देखें, लोगों के साथ जुड़ें, लोगों के हितों के कारण अपने हित गौड़ कर दें। ऐसे मानवीय संबंध हमारे होने चाहिए। हम सबके दुख सुख में सहयोग करें, सबके गरीबी अमीरी में सबके साथ खड़े मिलें। तो इस तरह के गुण पैदा होने चाहिए हमारे लिए, जो मानवीय संबंधों के प्रति हमारे अंदर आस्था पैदा कर दे। ठीक, हम ऊंच नीच का भेदभाव भूल कर हम मानवता को प्राथमिकता दें। मानवता से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ठीक, हम किसी को कष्ट पहुंचाकर अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, सो आराम कर रहे हैं, तो इससे ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। जीवन वही है जो दूसरों के काम आए और दूसरों के हितों के लिए अपने हित का त्याग कर दे। फिर सातवां उद्देश्य है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। हमने पहले भी कहा था, हम निजी स्वार्थों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रहित के लिए खिलवाड़ करते रहते हैं। हम अपने निजी दंभ के लिए, निजी स्वार्थों के लिए, निजी आवश्यकताओं के लिए देश को कोने में रख देते हैं। किसी भी प्रकार के नुकसान से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने पर्सनल जिद के लिए देश के हित को ताक में रख देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि हम राष्ट्रहित को पहली प्राथमिकता दें। जो राष्ट्र के लिए सही हो उसको प्राथमिकता दें, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो सही है उसको प्राथमिकता ना दें। हम ऐसे नागरिक शिक्षा द्वारा तैयार करें जो समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृत, संप्रदाय, इससे ऊपर बढ़कर, इससे हटकर राष्ट्रहित को पहली प्राथमिकता दे, बाकी हित बाद में होने चाहिए। ठीक, ऐसे नागरिकों की ज़रूरत है। राष्ट्रहित की शिक्षा की ज़रूरत है। राष्ट्र पहले, बाकी सब बाद में। ठीक, ये उद्देश्य हैं। फिर उद्देश्य के बाद हम पाठचर्या की बात करते हैं। उद्देश्य के बाद पाठचर्या। पाठचर्या को कहा गया है कि पाठचर्या जो होती है वो उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। पाठचर्या में आवश्यकता के अनुसार पाठ्य विषयों में परिवर्तन होना चाहिए। पाठचर्या आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या में परिवर्तन होने चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा का शिक्षा में प्रावधान किया जाना चाहिए। जो धर्म के जो अच्छी चीज़ें हैं, जिससे लोगों को जुड़ाव होता है, ऐसी चीज़ों को पाठचर्या में स्थान मिलना चाहिए। भाषा और साहित्य को पाठचर्या में स्थान देना चाहिए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, कला और संगीत विषयों को भी पाठचर्या में स्थान मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यालयों में महापुरुषों के जन्मदिवस मनाए जाने चाहिए। धार्मिक उत्सवों का
धार्मिक उत्सवों का आयोजन होना चाहिए, सभी धर्मों को समान रूप से अवसर देना चाहिए, विद्वानों के बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान होने चाहिए, उनके भाषण होने चाहिए, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए, खेल का आयोजन किया जाना चाहिए और शैक्षिक यात्राएं होनी चाहिए। शैक्षिक यात्राएं जिसको हम आज की डेट में टूर कहते हैं, भ्रमण विधि जो एक शिक्षण विधि थी, हम किसी एक स्थान के बारे में यहाँ कमरे में बैठकर बता रहे हैं, उससे अच्छा अगर बच्चे को उस स्थान पर लेकर जाएंगे, उसके सांस्कृतिक, उसके सामाजिक, उसके भौगोलिक, उसके जो इन्वायरमेंटल है, पर्यावरणीय कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, उनसे अगर उनको देखने का, उनको खुद से उसको महसूस करने का मौका मिलेगा तो उनका सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक, तो ये राष्ट्रीय एकता और शिक्षा थी। ठीक, इसके आगे हम किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।